तो अगर किसी कारणवश तुम्हारी कोई क्लास मिस आउट हो जाती है, इन केस तुम्हें कॉमर्स बाबा ऐप पे जाना है। स्टोर सेक्शन के अंदर रिकवरी में तुम्हें वो सारी क्लासेस उस करंट वीक की, जिस करंट वीक में तुमने मिस किया है, उस करंट वीक की एक वीक के लिए वो क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगी। और अगर इन केस तुम्हें ऐसा लगता है कि कॉमर्स बाबा से पढ़ने में मजा आने लगा है और ये जितनी भी क्लासेस हो रही हैं तुम चाहते हो कि ये क्लासेस तुम्हारे पास हमेशा रहें, एटलीस्ट इस साल तक, ताकि तुम कभी भी रिवीजन कर सको, कभी भी पढ़ाई कर सको, तो भी तुम्हारे पास कॉमर्स बाबा ऐप पे ऑप्शन अवेलेबल है बैकअप का। अगर तुम्हारे पास बैकअप कोर्स है तो ये सारी क्लासेस जो हो रही है, ये पूरी क्लासेस तुम्हारे पास बैकअप में रहेंगी थ्रू आउट द ईयर। और लास्टली, तुम्हें सिर्फ बैकअप नहीं चाहिए, तुम्हें एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए जो तुम्हारी डाउट कभी भी सॉल्व कर दे जब तुम एक क्वेश्चन उठा के पोस्ट कर दो, या साथ में तुम्हें नोट्स और वर्कशीट्स भी चाहिए कॉमर्स बाबा की, और टेस्ट सीरीज भी चाहिए, तो भी तुम्हारे पास ऑप्शन है अल्टीमेट पैक लेने का। तो चलो भाई, तुम्हारा भविष्य बनाना शुरू करते हैं, एक माहौल बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं ये कॉमर्स बाबा एक्सपीरियंस तुम्हें कहां पे लेके जाता है। शुरू करते हैं। नमस्कार भाइयों, कैसे हैं सब लोग? मेरे ख्याल से अभी तक मैक्सिमम लोगों को आ जाना चाहिए। मैं आप सबको बहुत मिस कर रहा था क्योंकि आज मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूं। हम करने वाले हैं नेशनल इनकम, और लिटरली आज की क्लास में मज़ा ही आ जाएगा क्योंकि आज कुछ डिफरेंट करेंगे तो एक चेंज ऑफ मूड, चेंज ऑफ माइंड भी हो जाता है और अच्छा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि यार चलो यार, हाँ यार कुछ डिफरेंट हुआ, वरना बोरियत सी होने लगती है यार, के यार एक ही चीज़ चली जा रही है, अकाउंट्स ही अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, वही बैलेंस शीट, वही पुराने रोने धोने। नहीं यार, टीचिंग में हैपनिंग चीज़ें होना चाहिए ना यार। तो बस इसलिए आज थोड़ा सा नेशनल इनकम टच अपॉन करेंगे अपन। आज शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक्स की, ये पहली क्लास है इकोनॉमिक्स की। लेट्स सी कैसी जाती है, लेट्स सी कितना मजा आता है, क्या करते हैं। और बता दो सब लोग, 5 मिनट में दे रहा हूं सबको, कैसे हो, क्या चल रहा है, लाइफ सब ठीक चल रही है या नहीं, बताओ यार कैसा चल रहा है लाइफ में, ताकि थोड़ा सा एक इंटरेक्शन हो जाए, माहौल बन जाए, और उसके बाद शुरू करते हैं अच्छे से पढ़ना। तो आज हम करने वाले हैं यार हमारा फेवरेट टॉपिक नेशनल इनकम। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही तुम लोगों से है, बताओ कितने लोगों ने नेशनल इनकम पढ़ लिया है? ऐसा कोई है क्या यहां पे जो नेशनल इनकम पढ़ चुका है, जिसने नेशनल इनकम कर लिया है? क्योंकि मैं तो, तुम जानते हो, जैसे मैंने बेसिकली कबर खोदी थी बिल्कुल बैलेंस शीट की, उससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की, उससे पहले ट्रेडिंग की, मैं उसी तरीके से नेशनल इनकम को बिल्कुल बेसिक तरीके से लेके जाऊंगा, क्योंकि तभी तुम्हें समझ में आएगा अच्छा ये लिंकेज यहाँ से बैठ रहा है। तो आज की पूरी नेशनल इनकम की जो क्लास होने वाली है ना, वो बेसिक्स की क्लास होने वाली है। आज हम बेसिक्स करेंगे यार, बिल्कुल ही बेसिक पे जाएंगे कि क्या होता है नेशनल इनकम। तो चलो भाई, कमेंट बॉक्स को करते हैं शांत। मैं यहाँ पे लूँगा तुम सबके 10 मिनट, और वो 10 मिनट तुम लोग भी नोट्स बनाओगे, और जो मैं बोलता चला जाऊँगा वो तुम लोग मेरे साथ करोगे। सिर्फ हम उसी पे ध्यान देंगे। कमेंट बॉक्स थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ऑफ हो जाना चाहिए। शुरुआत करते हैं नेशनल इनकम के बेसिक से। तो ये जो नेशनल इनकम के बेसिक्स हैं, कहानी शुरू होती है किसी भी इकोनॉमी के अराउंड। मैं किसी भी इकोनॉमी की बात कर लूं या एक आम नज़रिए से देखूं, तो मैं किसी के भी बारे में बात कर लूं, चाहे फिर वो मेरा फ्रेंड ही क्यों ना हो, चाहे मेरा फिर वो फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, एक चीज़ तो तुम लोग जानते होगे, अगर कोई किसी काम का नहीं तो वो बेकार या नाकारा कहलाता है। यानी एक तुम्हारा दोस्त किस काम का, अगर वो काम ही ना आ सके, नाकाम, निकम्मा दोस्त कहलाने लगता है वो। तो यानी
किसी भी इंसान की वर्थ तभी है जब वो किसी के काम आ सके। ये वेदों में लिखा हुआ है, ये पुरानी प्रथा चलती आ रही है कि एक इंसान का कामकाजी होना बहुत ज़रूरी है, एक इंसान का किसी के काम आना बहुत ज़रूरी है। हम भी आज पढ़ लिख रहे हैं, हम भी आज आगे बढ़ रहे हैं सिर्फ एक विजन के साथ कि मे बी आके चल के हम अपने नेशन के, मे बी दुनिया के काम आ सकें। किसी पे कोई कमेंट नहीं, बट हाँ, आज सब अपना काम कर रहे हैं, आज सब किसी ना किसी तरह अपनी लाइफ फ्रूटफुल बना रहे हैं। कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, वर्क एट होम जैसी सिचुएशंस चल रही हैं, लेकिन काम आना ज़रूरी है। दैट मीन्स इकोनॉमी के अंदर जो काम होता है, जो प्रोडक्शन होता है, उसको हम एक नाम देते हैं और वो होता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब वॉट एवर यू डू इन द फॉर्म ऑफ मे बी सर्विसेज, इन द फॉर्म ऑफ मे बी गुड्स, वॉट एवर यू आर डूइंग इज एक्चुअली द आउटपुट फॉर द इकोनॉमी। अब जब भी मैं यहां इकोनॉमी की बात करूंगा, मतलब मैं रुपए की बात कर रहा हूं, मतलब मैं पैसे की बात कर रहा हूं। यानी वो आउटपुट की भी वही बात होगी जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी को बिल्डअप करने के लिए। वो प्रोडक्शन जिससे पैसा कमाया जा सकता है। मैंने खुद के लिए खाना बना लिया, कोई आउटपुट नहीं है, लेकिन मैंने वो खाना बनाया और लोगों को पसंद आया और मैंने टिफ़िन सेंटर चालू कर दिया और मैंने मेरा बनाया हुआ खाना बेचना चालू कर दिया। मे बी इस जो ये कर्फ्यू वाला, क्वारंटीन वाला टाइम चल रहा है, कर्फ्यू वाला टाइम चल रहा है पूरा, इसमें मैंने खाने में स्पेशलाइजेशन कर लिया और उस खाने को मैं टिफ़िन सेंटर की तरफ बेचने लगा या देने लगा और उससे मैं पैसा कमाने लगा, तो वो मेरे आउटपुट में काम आने लगेगा या आउटपुट में काउंट होने लगेगा। सो बेसिकली आउटपुट समझाता तो यही है कि किस तरीके से आप कोई एक्टिविटी करके आप इकोनॉमी के अंदर पैसा कमा सकते हैं। दैट इज एक्चुअली द आउटपुट। और अगर कोई इकोनॉमी आउटपुट नहीं करती तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती है। यानी जो आप रुपए को इतना डीवैल्यूड देखते हो ना, यूएस डॉलर, $1 जो है वो इंडियन रुपीस में 72 पॉइंट समथिंग चल रहा है। देयर इज अ रीजन, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया के काम आ रहा है, इसलिए उसका डॉलर स्ट्रांग है। इंडिया पूरी दुनिया के उतने काम नहीं आ पाता है, इसलिए इंडियन करेंसी या इंडियन रुपी वीक है। सिंपल सा फंडा है, जो करेंसी है उसका रिलेशन उसके आउटपुट से होगा। जैसे जब तुम इमरजेंसी में होगे तो तुम्हें भी किसी को कॉल करना होता है और कई बार वो एक आध दोस्त तुम्हारा ज़रूर निकलता है जिसको तुम कॉल नहीं करते हो, क्योंकि तुम जानते हो अबे चलना यार, वो फ़ोन नहीं उठाएगा, छोड़, उसको कॉल करने से अच्छा है मैं यहाँ पे परेशानी हो लेता हूँ। या कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसको हर बार तुम परेशानी में कॉल करोगे, क्योंकि जितनी बार तुम कॉल करोगे तुम जानते हो वो रिस्पॉन्ड करेगा, विच इज़ आउटपुट। अगेन मैं इसको यहीं लिंक करूँगा। आउटपुट का मतलब होता ही यही है कि आउटपुट यानी प्रोडक्टिविटी, यानी आप क्या प्रोड्यूस करते हो, कितने, यू बीइंग अ नेशन, यू बीइंग एन इकोनॉमी, आप कितना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वो आउटपुट होता है। नाउ ये आउटपुट जो है, ध्यान दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बात मानी जा रही है और अभी सब लोग कमेंट बॉक्स में शांत बैठे हुए हैं ताकि हम इसको अभी कंसिस्टेंसी से बाकी थोड़े और मिनट खींच सकें। नाउ कहीं पे भी प्रोडक्शन करने के लिए, कहीं पे भी आउटपुट करने के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अब मैं वो आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर लैंड। लैंड का मतलब होता है यू नीड टू हैव अ प्रॉपर्टी, क्योंकि आप हवा में काम नहीं कर सकते हो, आपके पास एक प्लेस होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए। याद करो अकाउंट्स की वो फर्स्ट क्लास जहाँ पे मैंने फैक्ट्री बनाई थी, याद करो वो फर्स्ट क्लास जहाँ पे मैंने वेयर हाउस, जहाँ पे मैंने ऑफिस बनाया था और पूरी एक एरिया बनाया था, पूरा प्लांट बनाया था। यानी यू नीड टू हैव अ प्लेस, दैट मीन्स आपके पास प्रॉपर्टी होना चाहिए, आपके पास लैंड होना चाहिए। नाउ मैं ये जो आउटपुट की बात करूंगा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट नियर अबाउट 1940 में आया, और अगर आपको नहीं पता है तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट जो है उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दिया था। नाउ आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग द नेम, बट हाँ, कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन भी था विद द इकोनॉमिस्ट। तो यहाँ पे जो कहा गया था 1940 के आसपास के मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि हम इकोनॉमिक्स को उस टर्म में देखेंगे, आउटपुट पैसे में कैसे कन्वर्ट होगा। तो वहाँ पे क्योंकि जो प्रेसिडेंट थे वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने एक और इकोनॉमिस्ट के साथ मिलके थ्योरी प्रपोज की। तो ये 1940 का कंसेप्ट है। और मैंने 1940 आपको क्यों याद दिलाया, क्योंकि 1940 के आसपास सब लेबर कहलाते थे। चाहे तुम बहुत ही फैंसी ऑफिस में बैठे हुए हो, कोट पैंट पहने हुए हो, चाहे तुम एक कच्चे में ही काम क्यों ना कर रहे हो, बोथ काइंड ऑफ पीपल वर टर्म्ड एज लेबर ओनली, चाहे कुछ भी हो जाए।
वो लेबर ही कहलाता था, क्योंकि उस टाइम पे किसी और के अंडर काम करना मतलब लेबर वर्क होता था। यानी आउटपुट के लिए आपको इंसानों की ज़रूरत है, आपको लेबर की ज़रूरत है, आपको उन लोगों की ज़रूरत है जो आपको काम करके देंगे। हाँ, आप बिजनेसमैन हो, मैं समझ सकता हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एक टीम चाहिए। याद रखना, जब आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम करना चालू करते हो, क्योंकि मैं नहीं जानता इसमें से कौन ऐसा निकले जो आगे चल के एंटरप्रेन्योर बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, तो याद रखना कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी ग्रोथ के दुश्मन बन जाते हो। और दुश्मन बनने का रीजन भी है, क्योंकि आप एक लेवल तक ही ग्रो हो सकते हो, उसके बाद अगर आपको अपनी ग्रोथ करनी है तो यू नीड टू हैव समवन इन योर टीम। और अगर आप टीम नहीं जोड़ते हो, आप लोगों को नहीं जोड़ते हो, तो वो जो आपकी ग्रोथ थी वही आपके फेलियर का कारण बन जाती है। आप खुद बैरियर बन जाते हो अपनी ग्रोथ में। सो बीइंग अ बिजनेसमैन, ओके, आप बिजनेसमैन हो, बट आपके लिए काम करने वाले लोग होना चाहिए, वो कहलाते हैं लेबर। तो लेबर के बारे में हमने एक चीज जानी, चाहे आप अफसर हो, चाहे आप बिल्कुल मजदूरी का काम कर रहे हो, जब ये कंसेप्ट प्रपोज किया गया था तो सबको लेबर की कैटेगरी में डाला जाता था, इसलिए यहां पे सिर्फ लेबर है और उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया। सैलरीड एम्प्लॉयज कुछ अलग हो सकते हैं। फिर आ जाते हैं लेबर के बाद कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है, अब देखो मैं तुम्हें चमत्कार यहां पे सिखाऊंगा। जिन लोगों ने मेरी अकाउंट्स की क्लास अटेंड कर ली है, मैंने तुम लोगों को वहाँ पे एक कैपिटल के अंदर मतलब बेसिकली मैंने तुम्हें दो चीज़ें दिखाई थी, दो चीज़ें समझाई थी, और जिन लोगों ने मेरे वो बेसिक्स सुने, जिन लोगों ने मेरी वो क्लास अटेंड की, उनके लिए ये कैच करना इतना आसान हो जाएगा। और तब तुम बोलोगे यार कि हाँ यार बाबा जी, लिंकेज तो एक नंबर बैठा है। सुनो ज़रा ध्यान से, मैंने जब तुम लोगों को बैलेंस शीट याद करवाई कैपिटल के अंदर, तो मैंने बोला जो भी पैसा तुम खुद लगा रहे हो उसका आज के टाइम पे नया नाम होता है इक्विटी। आज हम उसे नया नाम देते हैं शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। यानी ये वो पैसा है जो हमने खुद से इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। तो ये जो कैपिटल है वो क्या डिनोट करती है फिर? ये कैपिटल डिनोट करती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग सिर्फ, यानी नॉन करंट लायबिलिटीज। ये आपको पता होना चाहिए। वेन एवर यू सी कैपिटल रिटर्न इन इकोनॉमिक्स, आपको पता होना चाहिए ये कैपिटल रिफ्लेक्ट करती है नॉन करंट लायबिलिटीज को। क्योंकि जो हमारा इक्विटी है वो डिनोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप। यानी जो एंटरप्रेन्योर पैसा लगाता है वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ जाता है। जो उसकी स्किल्स आ जाती हैं एक बिजनेसमैन की, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ जाती है। मतलब व्हाट एवर बिलोंग्स टू एंटरप्रेन्योर फॉल्स अंडर एंटरप्रेन्योरशिप। और जो कैपिटल होता है वो कैपिटल रिफ्लेक्ट करता है नॉन करंट लायबिलिटी। क्योंकि आज की सीख ये है, ध्यान देना, कि जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, यानी जो बिजनेस में टोटल कैपिटल लगाई गई है, वो होती है डेट यानी नॉन करंट लायबिलिटी, प्लस होती है इक्विटी। यानी आप जानते ही हैं इक्विटी का मतलब क्या होता है, यानी ओनर्स फंड यानी शेयर होल्डर्स फंड। इन दोनों को मिला के बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल वो पैसा है जो आपने बिजनेस में लगा रखा है। लेकिन जब इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो कैपिटल का मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज, और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बिजनेस का पैसा आता है, एंटरप्रेन्योर का पैसा आता है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर आपने कल बैलेंस शीट मेरे से बहुत अच्छे से पढ़ी है और परसों भी पढ़ी है, 2 क्लासेस आपने बहुत अच्छे से ध्यान दी है, तो रौनक भाई ध्यान देना, मैंने आपको बताया था सबसे टॉप पे आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहली हेडिंग जो होती है वो होती है शेयर होल्डर्स फंड की। फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड पूरा आ जाता है, नॉन करंट लायबिलिटीज, ऐसे चलता है। तो आप अगर ब्रीफली देखें कि यार आखिर कैपिटल क्या होती है, तो कैपिटल इज बेसिकली वो पैसा जो आपका शेयर होल्डर्स फंड का है, एट द सेम टाइम वो पैसा जो नॉन करंट लायबिलिटी का है, जो डेट आपके पास है। तो डेट प्लस इक्विटी, यानी जितना भी आपने लोन लिया है, मान लो मैंने बैंक से लोन लेके रखा है, पब्लिक से लोन लेके रखा है, वो भी मेरे लिए कैपिटल है। क्योंकि मैंने अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लिया है तो लॉन्ग टर्म का पैसा जो लिया हुआ होता है वो मेरी कैपिटल होता है। इक्विटी मतलब ओनर्स फंड, यानी जो मैंने खुद का पैसा इन्वेस्ट किया है। डेट मतलब जो मैंने उधार लेके इन्वेस्ट किया है। दोनों ही चीजें लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, नो मैटर व्हाट।
तो अल्टीमेटली मैं अगर कैपिटल को समझाऊं तो कैपिटल यहां पर इस केस में, इकोनॉमिक्स के केस में, बोरोड फंड है, यानी नॉन करंट लायबिलिटी है, यानी लॉन्ग टर्म बोरिंग मैंने यहां पे लिख दिया है, यानी एक लोन की तरह है कैपिटल, जो आपको पता होना चाहिए। और अधिकतर लोग यही गलतियां करते हैं। तो मैंने 2 से 3 बार और कैपिटल को समझा दिया कि कभी भी लैंड, लेबर और उसके बाद आप कैपिटल लिखा देखो तो कैपिटल इज नथिंग बट जस्ट द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, या लॉन्ग टर्म की उधारी, या लॉन्ग टर्म का डेट जो आपने लेके रखा हुआ है, लोन लेके रखा हुआ है, जिससे आप बिजनेस के अंदर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीदोगे, जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो करोगे। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और इक्विटी पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर चीख चीख के कह रहा है कि बिजनेस, तो बिजनेस जो होता है वही तो अपनी इक्विटी लगाएगा, यानी एंटरप्रेन्योर अपनी इक्विटी लगाता है। तो भैया यहां पे ये चीज आ गई। So, in terms of accounting, capital is equity and in terms of economic, it's borrowed fund. जी हाँ, जी हाँ। अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड का टोटलिटी में मतलब होता है डेट भी है और इक्विटी भी है। लेकिन जब इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में कैपिटल सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है हमारा बोरोड फंड। और उसका रीजन है भाई, रीजन सुनो मेरे से, क्योंकि कैपिटल के जस्ट बगल में बैठा हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप, और वो बगल में ऐसे नजर करके बोल रहा है, अरे भैया मैं एंटरप्रेन्योरशिप हूं, इक्विटी तो मेरे अंदर आएगा ना। तो कैपिटल में क्या बचा? सिर्फ बोरोड फंड ना यार। ठीक है, मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं भाई। ये बैठा कैपिटल, जरा ऊपर देखो, जो ऊपर का चार्ट है ना, मैं वही बना रहा हूं, और कैपिटल के बगल में एंटरप्रेन्योरशिप बैठा हुआ है। अब अकाउंट्स के हिसाब से मैं कैपिटल में बता चुका हूं तुम लोगों को, डेट भी होता है और इक्विटी भी होता है। चलो भैया, कैपिटल एम्प्लॉयड में मैंने इकोनॉमिक्स के अंदर ही ये वाला फ्लो चार्ट बनाया मैंने, जिसमें मैंने सिर्फ 2 चीजों को डिस्कस किया है अभी, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। दिख रहा है ये छोटू सा? मैं इसको फिर से बना रहा हूं, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है, मैंने यहां पे कैपिटल भी लिखा, एंटरप्रेन्योरशिप भी लिखा, ये कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप लिखा हुआ है। कैपिटल में मैंने चलो लिख दिया डेट प्लस इक्विटी, ये लिख दिया। अब देखो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा बड़े अच्छे से। कैपिटल का मतलब डेट प्लस इक्विटी, लेकिन बगल में बैठा था एंटरप्रेन्योरशिप। इसने इसको लुक दिया, बोला भैया क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठा हूं, चेक तो कर लो, कैसे तुमने इक्विटी को अपने अंदर लिख दिया। कैपिटल ने बोला ओ सॉरी, ले लो भैया, इक्विटी तो तुम्हारे अंदर ही आना चाहिए क्योंकि तुम एंटरप्रेन्योरशिप हो। तो इक्विटी इसके अंदर चला गया, कैपिटल में बचा क्या? सिर्फ डेट। ऐसे याद रखा जाता है, ऐसे याद रखा जाता है। अगर याद हो गया हो तो कृपया यस टाइप कर दें, क्योंकि मैंने कुछ खासा कंसेप्ट बनाया है अभी आपका। अगर याद हो गया हो तो कृपया करके इसको प्लीज यस टाइप कर दें, मैं आगे बढ़ूं। ये पहला टॉपिक हमारा खत्म होता है। फेरू भाई, अभी तुम भी गलत लाइन पे जा रहे हो बिल्कुल। कोई लॉजिक ही नहीं है उस चीज को डिस्कस करने का। मैं जो पढ़ा रहा हूं और तुम जिस दुकान में बैठे हो वो दुकान ही दूसरी है। मैं तुम्हें पनीर दे रहा हूं और तुम साइकिल बेचने की दुकान पे बैठे हुए हो। बहुत ही गलत चल रहा है भाई। अरे क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार है। लास्ट वाला फंडा समझ में आया जो मैंने बोला? जो तुम्हें पूरा मैंने लास्ट में समझाया वो समझ में आ गया अच्छे से, जिसमें मैंने पूरा तुम लोगों को कैपिटल समझाया। फ्लो चार्ट एक बार फिर से शो कर देते हैं, तो मैं फिर से बना ही देता हूं। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों को कोई भी परेशानी हो। एक बार फिर से देख लो और समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने लिखा यहां पर, शुरुआत मैं पूरे से कर देता हूं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। मैं बात कर रहा था इकोनॉमी की और मैं बात कर रहा था उसमें आउटपुट की। ठीक है भाई लोग, सबको क्लियर था ये चीज़? उसमें मैंने आउटपुट के अंदर सबसे पहले आपको लैंड समझाया, फिर मैंने लेबर समझाया, फिर मैंने आपको कैपिटल समझाया, और लास्टली मैंने आपको कैपिटल से जोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप समझाया। अब मैंने आपको अकाउंट्स में सिखाया है कैपिटल का मतलब मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। तो कैपिटल में लॉजिकली आना चाहिए डेट एंड इक्विटी दोनों, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला लिख के बताया अकाउंट्स में कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में जो पैसा लगाया गया,
कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है डेट प्लस इक्विटी। इक्विटी का मतलब आप जानते हो, डेट का मतलब होता है भाई लॉन्ग टर्म लोन। तो कैपिटल में इस तरीके से आना चाहिए डेट प्लस इक्विटी, एक तरीके से देखा जाए जो अकाउंटिंग का कंसेप्ट लगता है। लेकिन बगल में बैठे थे एंटरप्रेन्योरशिप भैया। एंटरप्रेन्योरशिप भैया ने एकदम से बगल में साइड में देखा और कैपिटल से बोला, अरे भैया जी क्या कर रहे हो, हम एंटरप्रेन्योरशिप हैं, इक्विटी तो हमें देना चाहिए आपको, हमारे अंडर आनी चाहिए इक्विटी, हम एंटरप्रेन्योर हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हमारा पैसा है ये, तो हम ओनर हुए ना। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? ओनर होता है। तो भैया हमारे अंदर आना चाहिए पैसा, तुम कैपिटल में क्यों दिखा रहे हो? कैपिटल ने बोला भैया बात तो सही है। कैपिटल ने लिया, इक्विटी को काटा और ले जाके दे दिया एंटरप्रेन्योरशिप को। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ गया इक्विटी, कैपिटल में जो बचा वो बचा बेचारा सिर्फ डेट। तो क्या ये कंसेप्ट क्लियर है कि एंटरप्रेन्योरशिप ने गोद ले लिया इक्विटी को? क्योंकि असल में देखा जाए तो इक्विटी इज अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ओनली। क्या ये क्लियर है? और अगर हाँ तो फिर से एक बार यस आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा कंसेप्ट आपको एक बार फिर से समझा दिया है। यस आ जाएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलो भाई, सही हो गया, सबको समझ में आ गया, बहुत शानदार, मज़ा ही आ गया। मतलब आज लग रहा है ना कि क्लास में मज़ा आ रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। तो चलो यार, यहाँ तक हमने समझ लिया, तो इसको और एलैबोरेट करना चालू करते हैं। सब नोट करते जा रहे हैं और ये मुझे लगना चाहिए, ये मुझे समझ में आना चाहिए, और कोई भी एक कदम आगे नहीं दौड़ेगा। बिकॉज कॉन्फिडेंट होना और ओवर कॉन्फिडेंट होने में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो या ओवर स्मार्ट हो। मुझे मालूम है कुछ बच्चे यहाँ पे चीज़ें पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन बड़ा इंसान वो होता है जो सब कुछ जानने के बाद भी सीखने की इच्छा रखता है और बिल्कुल नए माइंडसेट के साथ सब कुछ फिर से सीखता है। एंड बिलीव मी, आई एम नॉट अ टीचर नेक्स्ट डोर। मैं जब भी कुछ पढ़ाऊंगा मेरा अलग ही उसमें आइडिया और थॉट प्रोसेस होगा ही, नो मैटर व्हाट। सो कीप योर माइंड ओपन, डोंट कमेंट अननेसेसरी थिंग जो एक स्टेप आगे हो। रिलैक्स, चिल आउट, इवन इफ यू नो, जस्ट सी कि मैं क्या बता रहा हूँ, और लिटरली तुम्हें मज़ा आ जाएगा एंड यू विल गेट अ स्माइल ऑन योर फेस कि अच्छा ये तो पता ही था, इसके साथ ये और एड ऑन हो गया। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पॉइंट जो मैं तुम लोगों को बताने वाला था, कि इसके अंदर अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे, ये मैं हटाना चालू करता हूँ। थोड़ा सा मुझे इसको क्लियर करना पड़ेगा ताकि मैं तुम लोगों को कुछ और इसके अंदर एड ऑन करके बता दूँ। जस्ट वेट। ठीक है, सो गुड। हमारे पास ये चार चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आई नीड टू हैव अ प्लेस, मतलब मेरे पास लैंड होना ज़रूरी है। आई नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लेस जहाँ से मैं काम कर सकूँ, जहाँ पे बैठ के मैं काम करूँ, जहाँ पे मेरा प्रोडक्शन हो सके, जहाँ पे मेरा वेयर हाउस हो और जहाँ पे मेरा ऑफिस हो। देन कम्स इज लेबर। लेबर का मतलब मेरे पास एक टीम होनी चाहिए जो मेरा काम करके दे। लेबर कंप्राइजेज ऑफ एवरीवन। डजेंट मैटर कि वो आप वाइट कॉलर जॉब कर रहे हो या फिर आप लेबर का काम कर रहे हो। मतलब सीधी बात है, आप ऑफिस में बैठे हुए हो एसी के अंदर, या आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो जिसमें आपके हाथ काले पड़ चुके हैं, डजेंट मैटर। लेबर इज एवरीवन हु इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। बस खत्म कहानी। कैपिटल का मतलब डेट मैं आपको समझा चुका, और एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है, या एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यार आउटपुट कैसे देते हैं? चलो, आप क्या करते हो, आप इन सब की सर्विसेज यूज करते हो, जितने भी लोग हैं। तो जो लैंड है वहां पे मैं हर एक चीज जो लिखना चालू करूंगा वो आप मेरे साथ लिखोगे, ताकि हम लोग सेम पेज पे रहें। ऐसा नहीं रहे कि मैं डिफरेंट जा रहा हूं और आप डिफरेंट जा रहे हो, आप डिफरेंट जा रहे हो, सॉरी। सो हम लैंड की बात कर रहे थे, हमारे पास जो जगह है, एरिया है, उसकी बात कर रहे थे। तो जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसमें हमें ऑफिस बनाना है, सब लोग मेरे साथ लिखेंगे। ऑफिस के साथ साथ मुझे वेयर हाउस बनाना है,
और वेयरहाउस के साथ साथ मेरे पास एक फैक्ट्री भी होनी चाहिए। जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो ये 3 चीज़ें मुझे बनाना है, ऑफिस, वेयरहाउस एंड फैक्ट्री। ये मेरा जो प्रॉपर्टी है, जो मेरा लैंड है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और याद रखना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये जो आउटपुट में यूज होते हैं ये सारे के सारे इनपुट्स हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे इनपुट्स हैं जिसके थ्रू आउटपुट प्रोड्यूस होता है। यानी जो इकोनॉमी में आउटपुट बिकता है वो इन 4 चीज़ों के कारण होता है। तो इन चारों चीज़ों को, चाहे लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, चारों को हम इनपुट्स बोलेंगे। तो ऑफिस, वेयरहाउस और फैक्ट्री लैंड जो है उसमें हम बना सकते हैं, या अल्टीमेटली हम ये 3 चीज़ें नहीं कर रहे तो हम माइनिंग कर सकते हैं। माइनिंग का मतलब आप जानते होंगे मेरे ख्याल से। तो माइनिंग का मतलब ज़मीन के नीचे से खोद के कुछ निकाल लेना, मिनरल्स वगैरह निकाल लेना, कोल वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें तो ये कर सकते हैं। यानी अगर आउटपुट के लिए, देखो मैंने क्या बोला था कि ये 4 चीज़ें अगर होंगी तो प्रोडक्शन होगा, तो आउटपुट जनरेशन होगा, और आउटपुट होगा अल्टीमेटली तो आउटपुट के थ्रू इनकम निकलेगी। यहां पे सुन लेना भाई ध्यान से, बिना कमेंट पे ध्यान दिए, बिना कुछ किए, कि यार हम अगर आउटपुट ही नहीं करेंगे, जैसे लैंड इन इटसेल्फ इज एन आउटपुट। व्हाई इट इज एन आउटपुट? बिकॉज इट इज गिविंग यू द प्लेस जहां पे तुम काम कर सको। अब यार अगर तुम्हें क्रिकेट खेलना है तो तुम्हें स्टेडियम में जाना पड़ेगा, तुम गली क्रिकेट खेल के अपनी लाइफ नहीं बना सकते। तो अल्टीमेटली अगर स्टेडियम जाके तुम खेल रहे हो तो स्टेडियम अपने आप में एक आउटपुट है जहां पे यंग प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, तो ये आउटपुट कहलाता है। तो लैंड अगेन इन इटसेल्फ इट्स एन आउटपुट, और आउटपुट से जो इनकम निकलती है, जो लैंड के थ्रू इनकम निकलती है, पहला होता है रेंट। अगर किराए से है तो रेंट निकलेगा। यानी रेंट भी 2 प्रकार का है। जैसे मैं अपने घर में रहता हूं, मान लो अगर मैं अपने ही घर में रह रहा हूं और उसका किराया मुझे नहीं देना, दैट डजंट मीन कि मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं है। मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इट जस्ट मीन कि मुझे देना नहीं पड़ रही। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग है ही नहीं। घर वाले क्या कहते हैं, बेटा तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम एक अच्छे परिवार में पैदा हुए, रहने को घर मिल रहा है, खाने को खाना मिल रहा है। जब घर वाले ये एहसान जताते हैं तो इनडायरेक्टली बोलते हैं कि हाँ बेटा तुम्हें रेंट नहीं देना पड़ रहा, हाँ बेटा तुम्हें खाने का पैसा नहीं देना पड़ रहा। इट डजंट मीन कि इसकी कीमत नहीं है, कीमत है, बस तुम्हें देनी नहीं पड़ रही है। इट हैज इट्स कॉस्ट, और उसको बोला जाता है इम्प्यूटेड रेंट। तो रेंट 2 तरह का होता है, एक हो गया इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड का मतलब होता है कैलकुलेट तो किया जाता है वो रेंट, बट वो आपको पे नहीं करना पड़ता है बिकॉज यू आर यूजिंग योर एक्चुअल प्लेस। और एक होता है रेंट पेड, जो आपको रेंट पे करना पड़ता है अगर आप कहीं और से किराए पे लेते हो तो। नाउ एक तो हो गया रेंट। माइनिंग का मतलब होता है जब हमने मान लो डिग करना चालू किया, जमीन खोदनी चालू की और वहां से सोना निकल आया, कोल निकल आया, तो भैया फिर तो क्या होता है, सरकार को बताना पड़ता है। तो भैया उसके बदले में जो आपको मिलता है वो रॉयल्टी है। यानी धरती के ऊपर अगर आप कुछ बना लेते हैं, कुछ एरिया खड़ा कर लेते हैं और उसको किराए पे दे देते हैं तो बदले में मिलता है आपको रेंट। लेकिन अगर आपने डिग किया, मान लो एक दिन घर पे बोर हो रहे थे, क्या किया, रूम की एक टाइल निकाली और अंदर खोदना चालू कर दिया। खोदते खोदते आपको पता चला रहा भैया यहाँ तो कोल है, आपने सरकार को फोन लगाया, ऐसा ऐसा चल रहा है। सरकार ने आपको उस एरिया की रॉयल्टी देनी चालू कर दी क्योंकि वो आपका एरिया था और वहां से नेचुरल रिसोर्सेज निकले, मिनरल निकले, तो वो रॉयल्टी कहलाएगी बेसिकली। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गई होगी रॉयल्टी। तो धरती के ऊपर अगर आप कुछ कंस्ट्रक्ट करते हो आपको उसका रेंट मिलेगा, धरती खोद के कुछ निकालते हैं तो आपको उसकी रॉयल्टी मिलेगी। कोल वगैरह, मिनरल्स वगैरह, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह निकलते हैं तो वो हो गया। तो ये हो गया रेंट एंड रॉयल्टी। मैंने आपको 2 चीज़ें सिखा दी यहाँ पे कि अगर आपके पास लैंड है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप या तो उस पर ऑफिस खोलोगे, वेयर हाउस खोलोगे, या तो फैक्ट्री खोलोगे। तीनों खोल सकते हो प्लस प्लस करके भैया। नहीं तीनों खोलोगे तो आप माइनिंग करोगे। यानी अल्टीमेटली आप अपने लैंड से भी, प्रॉपर्टी से भी इनकम कमा सकते हो, या तो रेंट कमाओगे या तो रॉयल्टी कमाओगे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद अगर कोई डाउट आएगा तो मैं उसका आंसर कर दूंगा, लेकिन अभी आगे अपन को एक मोमेंटम बना के रखना जरूरी है। नाउ लेबर। चलो भाई, आप लेबर हो, आप किसी ऑफिस में जाके काम करते हो, आप उस ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो, बड़े एनर्जी से काम करते हो, तो आपको भैया तो उसमें मिलना चाहिए पैसा। तो लेबर जो होता है, अगर मैं इकोनॉमिक्स की तरफ से बात करूं तो यार ये यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, इसलिए मैं लेबर को थोड़ा सा अलग समझा देता हूँ। फिर सब चीज़ों को अलग अलग समझाते जाऊँगा, मुझे क्रॉस ओवर लेके यहाँ आना पड़ेगा, क्रॉस ओवर लेके। ठीक है, लेबर की अगर हम बात करें तो लेबर जो होता है
वो एक्सपेक्ट करता है कि या तो उसे सैलरी मिले या तो उसे वेजेस मिले। अगर आप डेली लेबर हो तो आपको वेजेस मिलेंगे, अगर ऑफिस में परमानेंट हो तो आपको सैलरीज मिलेंगी। तो सोच के देखो यार, ये एक तरीके का कंपनसेशन है, आपको कॉम्पनसेट किया जा रहा है जो आप अपनी टाइम और अपने स्किल्स दे रहे हो। जो भी आपने टाइम दिया, मे बी 8 घंटे आपने काम किया, मे बी 6 घंटे आपने काम किया और साथ में अपनी एनर्जी और अपनी स्किल्स लगाई, उसके लिए आपको कंपनसेट किया जाता है बीइंग अ लेबर। तो लेबर को जो मिलता है वो कहलाता है कॉम्पनसेशन, और उसे पूरा बोला जाता है भाई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो एक तो हो गया लैंड और दूसरा हो गया लेबर। लेबर को दिया जाता है कॉम्पनसेशन। नाउ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो है, अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और ना ही मुझे कमेंट बॉक्स में अभी इसके आगे का कोई एक्सटेंडेड फॉर्म चाहिए किसी से भी। जितना मैं बता रहा हूं उतना ध्यान रखेंगे आप। कॉम्पनसेशन आपको मिल सकती है अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो सैलरीज, नहीं तो आपको वेजेस मिलेंगी। यानी अगर आप बिल्कुल लेबर हैं, बेसिक आप जाके बस काम कर रहे हैं, तो आपको बदले में वेजेस मिल जाएंगी। ठीक है भाई, फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे कैपिटल के बारे में। जो कैपिटल आपने लगा रखी है, कैपिटल का मतलब मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि डेट है, लोन है एक तरीके का। तो कैपिटल पे जो आपको, जिसने भी आपको दिया है लोन, आपने लिया है बीइंग अ बिजनेस, लेकिन आपको उस कैपिटल के बदले में उस सामने वाले इंसान को रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया है कि लोन पर इंटरेस्ट पे किया जाता है। हाँ, पूरा डेट भी पे किया जाएगा, जो लोन लिया है वो भी पूरा पे किया जाएगा, लेकिन हम उसकी बात थोड़ी ना कर रहे हैं। हम तो अभी बात कर रहे हैं इनकम जनरेशन की। तो जैसे लैंड से इनकम जनरेट होती है, रेंट की या तो रॉयल्टी की। लेबर अगर आप काम करते हो तो आपकी इनकम जनरेट हो रही है, या तो आप सैलरीज कमा रहे हो या तो आप वेजेस कमा रहे हो। ये भैया मैंने नीचे लिख के रखा हुआ है, सैलरीज एंड वेजेस। और अगर आपने कैपिटल लगा रखी है भाई, ये रही भाई आपकी कैपिटल। यानी अगर आपने किसी को डेट दे के रखा हुआ है तो उसके बदले में जो आप कमाई करोगे, लोन दे के रखा है उसके बदले अगर कोई कमाई करोगे तो वो बेसिकली आपकी इंटरेस्ट के थ्रू कमाई है। और एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर, अगर भैया एक एंटरप्रेन्योर पैसा लगाता है तो जरा मुझे बताएंगे वो एंटरप्रेन्योर पैसा क्यों लगाता है। मुझे कमेंट बॉक्स में फिल आउट चाहिए पूरा। एक एंटरप्रेन्योर ने अगर इक्विटी लगाई तो कृपया करके मुझे बताएं कि उस एंटरप्रेन्योर ने इक्विटी क्यों लगाई, वो बदले में क्या चाहता है, क्या कमाएगा कैपिटल लगा के, इक्विटी लगा के एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, मजा ही आ गया देख के, वाह मेरे शेरों। ठीक है भाई, तो ये लिख देते हैं हम, प्रॉफिट लिख दिया। तो आपको एटलीस्ट कमाई का साधन तो पता चल गया, ये लिख दिया है मैंने। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बहुत ही खुश हो जाता हूं जब ऐसे रिप्लाई मिलना चालू होते हैं कि तुम और मैं सेम ग्राउंड पे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा मैं बात कर रहा हूं मून की, तुम बात कर रहे हो सन की। नहीं भैया, सेम ग्राउंड पे है। देखो ये लगता है, ये फील है भाई, ये फील है कि हाँ हम सब यूनिफॉर्मिटी से चल रहे हैं, ना कि ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेरी गुड यार, सीधी बात है, तुम एक चीज सीख गए, आउटपुट जरूरी है। एक इकोनॉमी के अंदर आउटपुट जरूरी है, आपको यूजफुल होना जरूरी है ना। आउटपुट का यही मतलब है। अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो आउटपुट का मतलब ही हुआ कि यू नीड टू बी यूजफुल। इफ यू आर लैंड, इफ यू आर हैविंग अ प्रॉपर्टी, अगर आप लैंड है, मतलब आप तो नहीं हो सकते बेसिकली, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, आपने उसको यूजफुल बनाया तो आप उससे इनकम जनरेट करोगे, रेंट की नहीं तो रॉयल्टी की। अगर आप एक लेबर हो, एक कामकाजी इंसान हो, तो आपको उसके बदले में कॉम्पनसेशन मिल सकता है। वो कॉम्पनसेशन होगा या तो सैलरी या तो वेजेस। अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, किसी को उधारी दे दो, लोन दे दो, बदले में जो पैसा कमाओगे वो कहलाएगा इंटरेस्ट। अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है और उससे, ध्यान देना भाई, अगर आप बिजनेस खोल देते हो तो आपको उस बिजनेस में लगाए हुए पैसे के लिए बदले में जो मिलेगा वो है आपका प्रॉफिट। ये होता है पूरा बेसिक आउटपुट का लॉजिक। जिसको आउटपुट समझ में आ गया उसको सब समझ में आ गया, क्योंकि आउटपुट इज समथिंग, जब तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा, जब तक आप आउटपुट निकाल के नहीं दोगे, उन इनपुट्स को यूज नहीं करोगे। इनपुट्स आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जब तक इन इनपुट्स का ही यूज नहीं करोगे, यू कैन नेवर जनरेट इनकम। इनकम फ्री में नहीं आती है,
इनकम लाने के लिए आपको कुछ तो काम लेना पड़ता है या कुछ तो काम करना पड़ता है. दिस इज हाउ इकोनॉमी वर्क्स, दिस इज हाउ आउटपुट वर्क, और इसी के थ्रू इनकम जनरेशन चालू होता है. क्या मैं क्लियर हूं? यस और नो. मैं यहां पे क्योंकि पॉज ले रहा हूं. एम आई क्लियर टू एवरीवन? गुड. बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया यार. क्या बात है, क्या बात है. अब सबने नोट्स बनाए हैं या नहीं, मुझे इसका भी आंसर दे दो भाई प्लीज. ऐसे छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है, पता है, वरना है ना बोरियत होने लगती है. ऐसा लगने लगता है कि यार बहुत मोनोटोनस होता चला जा रहा है यार. तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लो. आई फील गुड अगर तुम लोग बोलोगे यार कि लगा ही नहीं कि यार पढ़ाई हुई, क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है ना पढ़ाई हुई, दैट मीन्स तुम्हारे दिमाग पे स्ट्रेस जा रहा है. एंड अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो और उसमें हर जगह यही तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा जो बड़े बड़े राइटर्स रहे हैं, उन्होंने तक यहाँ कहा है कि इफ यू आर फीलिंग लाइक यू आर एक्चुअली स्टडिंग, दैट मीन्स योर ब्रेन इज फीलिंग अ प्रेशर विच शुड नॉट हैपन. यू जस्ट फील लाइक कि जैसे टीवी देख ली ना, बस वैसे ही कर लिया बस. ठीक है, तो इसी अच्छी एक एडवाइस के बाद मैं इसका नेक्स्ट सेट चालू कर सकता हूँ. अगर ये एडवाइस मेरे बच्चों तक पहुँच गई है तो चलो यार. तो मैंने तुम्हें यहाँ तक बता दिया कि भैया ये हो गई हमारी इकॉनमी. ठीक है भाई, इकॉनमी के अंदर जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है हमारा आउटपुट. यहाँ से एक चीज़ आगे निकल के आती है, और अब अगर इसे मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताऊँ ना, बहुत ही सिंप्लीफाइड करके बताऊँ, तो आउटपुट का मतलब होता है हमारी इकॉनमी के अंदर प्रोडक्शन कितना हो रहा है. और जो प्रोडक्शन का बेस होता है, बिल्कुल बेस, जैसे कई बार मम्मी ने काम, मतलब मैं इसको इसलिए तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूँ तरीके से, ताकि तुम्हें दिमाग में एकदम बैठ जाए. कभी मम्मी ने तुमसे कोई काम करने को कहा हो और तुमने वो काम बिल्कुल ऐसे कर दिया हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट तुमने कर दिया, कि चलो तुम कह रहे थे कर दिया. कभी भी ऐसा काम किया, जैसे बोला मे भी घर पे झाड़ू लगा दो, या मे भी पोंछा लगा दो, या ऊपर कपड़े सुखाने डाल के आ जाओ, या पानी भर दो, या कचरा फेंक दो, व्हाटएवर दे सेड, यू डिड इट, बट मन से नहीं किया और एवं कर दिया. नेशनल इनकम में एक इकॉनमी जब भी अपना आउटपुट कैलकुलेट करती है ना, तो सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन करती है. उसे बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. यानी कैलकुलेट कर लिया तुमने बोला तो, लेकिन ये बेसिक है, बिल्कुल ग्रॉस लेवल पे. डोमेस्टिक मतलब हाँ भैया तुमने बोला था हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, हम इंडिया की इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कर दिया हमने जैसे तैसे, और कैसे मार्केट में जो कीमतें चल रही थी उसके बेसिस पे हमने बता दिया कि चलो ठीक है ये रहा. हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से बता दिया. ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. लाइक इसका एक और एग्जाम्पल मेरे पास है, ऐसा नहीं है कि मैं एक और नहीं दे सकता. एक और एग्जाम्पल है, तुमसे घर वालों ने पूछा पैसा कहाँ खर्च हो गया, तो तुमने बोला अरे उतना थोड़ा खा लिया था, थोड़े के कपड़े खरीद लिए और थोड़े बहुत ऐसी पता नहीं कहाँ खर्च हो गए, मेरे को भी याद नहीं है. नाउ यू गेव देम अ टेंटेटिव आइडिया कि हाँ भैया मैंने यहाँ खर्च कर दिया, मुझे खुद को एग्जैक्टली याद नहीं कि मैंने कहाँ खर्च किया, तो एवं हो गया. सो दिस इज समथिंग विच वी कैन टर्म इट एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, दैट यू हैव गिवन अ टेंटेटिव थिंग, एकदम बिल्कुल ठीक ठाक दे दी कि चल भाई तुम्हारे बोलने पे हमने एक बार बता दिया. दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एंड दिस इज द ओरिजिन जहां से हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा नेशनल इनकम के लिए. नाउ नेशनल इनकम जो होती है ना, वो बिल्कुल प्रिसाइज होती है. यानी नेशनल इनकम हमेशा होगी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. नाउ मेरा काम यहाँ पे क्या बनता है कि तुम लोगों को इसके बीच का डिफरेंस समझाना. जब तुम्हें इनके बीच का डिफरेंस आ गया, मतलब सारी चीज़ें आ गई. सो याद करो, मैंने तुम लोगों को ये, अब मैं पिछले साल लेके जाऊंगा और दूसरे तरीके से ही समझाऊंगा, मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा. अगेन अकाउंटेंसी के टर्म में समझो. अकाउंटेंसी में सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे. मैंने फिर से बोल दिया अलर्ट, अगेन बाबा जी का अलर्ट आ गया यहाँ पे कि ये चीज़ ध्यान से सुन लेना. तुम लोग को याद होगा मैंने तुम लोगों को जब ट्रेडिंग P&L पूरा पढ़ाया था,
तो मैंने तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बताया था सारे खर्चे फैक्ट्री से रिलेटेड आ जाते हैं। फिर मैंने ट्रेडिंग के बाद तुम्हें P&L अकाउंट बताना चालू किया था, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, अगर तुम्हें याद हो बहुत अच्छे से। मैंने बोला था P&L अकाउंट के अंदर एक चीज़ आती है डेप्रिसिएशन। मैंने बोला था डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, क्योंकि जो मशीन है वो प्रोडक्शन में यूज़ तो हुई है और तभी उस पर डेप्रिसिएशन लगा है। जिसको अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ का बैठा हुआ है तो मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ कि डेप्रिसिएशन जो लगता है बिजनेस के अंदर वो मशीन्स पे लगता है। एंड मशीन्स पे लगने का रीज़न है बिकॉज दोज मशीन्स आर बीइंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन में यूज होने के कारण मशीन की वैल्यू कम हो रही है, जिसको नाम दिया जाता है डेप्रिसिएशन। मतलब प्रोडक्शन में तो यूज हुई, लेकिन नॉन कैश आइटम होता है डेप्रिसिएशन। नॉन कैश आइटम का मतलब होता है वी नेवर पे डेप्रिसिएशन। ऑब्वियसली हमने मशीन खरीदी, उसका पैसा दे चुके, अब डेप्रिसिएशन का थोड़ा ना पैसा देंगे। डेप्रिसिएशन जस्ट मीन कि हमारे मशीन की वैल्यू साल दर साल दर साल दर साल कम होती चली जा रही है, मशीन की वैल्यू कम से कम होती चली जा रही है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सो नॉन कैश आइटम है, मतलब वी डोंट हैव टू पे, बट हाँ प्रोडक्शन की कॉस्ट में तो डेप्रिसिएशन आता ही आता है। नाउ ये आज तक तुम्हें इतिहास में अगर तुमने नेशनल इनकम पढ़ भी लिया है तो तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा, और आई कैन बेट कोई और बताएगा भी नहीं। ये मेरा खुद का कंसेप्ट है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे खर्चे आप ले चुके होते हो, सिर्फ एक खर्चे को लेके जो प्रोडक्शन से एसोसिएटेड तो है लेकिन फिर भी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, और वो अकेला होता है डेप्रिसिएशन जो P&L में आता है। और अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता था, 11th में किसी ने नहीं बताया, तो ट्रेडिंग से P&L में ग्रॉस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट बनाने वाला एक्चुअल में होता मेन आइटम डेप्रिसिएशन ही है। ये किसी को नहीं पता होगा जो मैं बता रहा हूँ अभी। ट्रेडिंग से P&L में, ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट आता था याद करो वो ग्रॉस प्रॉफिट होता था, और P&L में जो आंसर आता था वो नेट प्रॉफिट होता था। तो उसको नेट बनाने वाला एक्चुअल जो आइटम होता है वो डेप्रिसिएशन ही होता है। यानी जब हम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं और हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस को पूरा बोलते हैं, मैं इसको लिख देता हूं बगल में ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, प्लीज लिख लेना इसको, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ये होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर आपको ग्रॉस से नेट आना है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आप P&L में भी जब थे तो डेप्रिसिएशन को माइनस ही करते थे। ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट आता था। तो जब आप ग्रॉस से नेट आओगे तो आपको डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस करना पड़ेगा। ग्रॉस टू नेट आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस होगा। कृपया करके इसको लिख लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो भैया ग्रॉस से नेट आना डेप्रिसिएशन हो गया अपना। मैं इसको और अच्छे से लिख रहा हूं क्योंकि मैंने ऊपर काफ़ी एक्सप्लेनेशन कर दिया है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मैं इसका फुल फॉर्म भी लिखते चलता हूं, ग्रॉस
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस से नेट आते हुए मैं तुम्हें क्लियर कर चुका हूं ऑलरेडी कि माइनस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन। ठीक है भाई, आगे आते हैं डोमेस्टिक से नेशनल पे। अब देखो भाई, डोमेस्टिक से नेशनल की भी कहानी सुन लो, वरना बोलोगे फिर से रिपीट, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से कान लगा के सुन लो। कोई कमेंट नहीं चाहिए मुझे किसी भी तरह का, यहां पे फोकस होना चाहिए डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए। सी, आज के टाइम पे हम एक ग्लोबल इकोनॉमी में रहते हैं। नाउ व्हाट डज ग्लोबल इकोनॉमी मींस इज वी आर कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी हम दुनिया से जुड़े हुए हैं, यानी हम बीइंग अ नेशन इंडिया, हम दूसरी इकोनॉमी से भी ट्रेड कर रहे हैं, और हमारी जो कंपनीज हैं वो थ्रू आउट द ग्लोब हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक ही जगह पे हैं, वो कंपनीज फार अक्रॉस डिफरेंट नेशंस में फैली हुई हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं, और मतलब इंडिया की बहुत सारी कंपनीज हैं जो बाहर कहीं ना कहीं काम कर रही हैं, बाहर कहीं ना कहीं हैं और इस्टेब्लिश्ड हैं। या हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाके पैसा कमा के लेके आते हैं इंडिया के अंदर। यानी कहने का मतलब ये है, इंडिया का चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे हमारी कंपनीज हो, दे आर अर्निंग अब्रॉड। अमेरिका में काम कर रहे हैं, यहां वहां काम कर रहे हैं। टाटा जैसी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी बाहर बैठी हुई है, हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनी बाहर बैठी हुई है, बजाज जैसी कंपनी बाहर बैठी हुई है। वहां से दे आर अर्निंग गुड। BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जैसी कंपनीज बाहर बैठी हैं, वहां से पैसा कमा के इंडिया में लेके आ रही हैं। मतलब जब मैंने तुम लोगों से बात की लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों चीजें, ऐसा नहीं है कि इंडिया बाहर कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं करता है। इंडिया के लोग बाहर कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं करते हैं, बिल्कुल ओन करते हैं। इंडिया के लोग बाहर बिल्कुल प्रॉपर्टी ओन करते हैं। लेबर, बाहर इंडिया के लोग ट्रक भी चला रहे हैं, तो अच्छे बड़े बड़े ऑफिसेज में बैठ के लीगल एडवाइस भी दे रहे हैं। हर तरह का काम कर रहा है हमारे इंडिया का लेबर। कैपिटल, हमारे इंडिया ने बहुत सारे देशों को लोन देके रखा हुआ है, साथ साथ में बहुत सारी कंपनीज को लोन देके रखा हुआ है, मतलब हमने कैपिटल भी लगा रखी है। एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने आपको बता ही दिया, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज और ना जाने कौन कौन सी कंपनीज हमारी इंडिया की बाहर काम कर रही हैं। और अल्टीमेटली ये लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप सबके सब बाहर से पैसा कमा के लेके आ रहे हैं। जैसा कि बोला गया था, ये सारे इनपुट्स कहलाते हैं, यानी इनको मैं एक और नाम दे सकता हूं। मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों के चारों हमारे इनपुट्स हैं। ये चारों के चारों हमारे इनपुट्स हैं। इनपुट्स का मतलब है इनके थ्रू प्रोडक्शन होता है। यानी इन इनपुट्स को एक और चीज बोली जा सकती है, और वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये वो फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू प्रोडक्शन होता है या जिनके थ्रू आउटपुट निकलता है। ये नहीं होंगे चारों के चारों, ये दिख रहा है, मैं मार्क लगा रहा हूं, अगर ये चारों के चारों नहीं होंगे तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, हमारा आउटपुट पॉसिबल ही नहीं है। यानी अगर इन फैक्टर्स के थ्रू, जैसे लैंड हो गया, जैसे लेबर हो गया, जैसे कैपिटल हो गया, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ये चारों के चारों जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनसे होने वाली इनकम को भी हम फैक्टर इनकम नाम देते हैं। यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू इनकम कौन सी होती है, तो आप बोलोगे सीधे सीधे कि भैया इससे इनकम होती जो है वो कहलाती है हमारी फैक्टर इनकम, जो इनपुट से हमारी इनकम होती है। सो अल्टीमेटली मैं यहां पे बताना क्या चाह रहा था, डोमेस्टिक मतलब, जब मैं डोमेस्टिक की बात करता हूं तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इंडिया के अंदर की, इंडिया की बात कर रहा हूं। डोमेस्टिक भारत के अंदर, जो भारत का आपने नक्शा देखा है कुछ ऐसा है इस प्रकार का, इस भारत के अंदर मैं जो भी इनकम अर्न कर रहा हूं वो डोमेस्टिक कहलाएगी। लेकिन जब मैं नेशनल बात करता हूं तो मतलब है मुझे बाहर की भी इनकम जोड़नी पड़ेगी। अब यार बाहर की इनकम जोड़नी पड़ रही है, ध्यान देना, बाहर की इनकम। तो इसमें दो सिनेरियो हैं फैक्टर इनकम के। पहली चीज, इंडिया में मैकडॉनल्ड्स है, इंडिया में KFC है, इंडिया में और भी बहुत सारी फॉरेन की कंपनीज बैठी हुई हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोग ही बाहर जाके पैसा कमा के आ रहे हैं, बाहर के भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद के रखी है, या इंडिया में आके काम कर रहे हैं, या इंडिया को लोन दे के रखा हुआ है, या इंडिया में बिजनेस एस्टेब्लिश करके रखा है। ये बाहर के लोग हैं जो इंडिया में आके काम कर रहे हैं। यानी दो चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़, हम बाहर से इनकम अर्न कर रहे हैं, यानी हम फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था कि ये हमारी फैक्टर इनकम होती है। ये देखो मैंने लिखा हुआ था, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से इनकम हो रही है वो हमारी फैक्टर इनकम होती है। तो हम फैक्टर इनकम कमा रहे हैं बाहर से, विदेश से, यानी हम उसे बोल सकते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
दूसरी चीज, बाहर के लोग इंडिया में आके पैसा कमा के लेके चले जा रहे हैं, यानी उसे बोला जाएगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू अब्रॉड का मतलब हुआ इंडिया में आके लोग बाहर पैसा लेके जा रहे हैं, वो भी इंडिया में आते हैं, पैसा कमाते हैं और इंडिया से पूरा पैसा उठा के अपने घर लेके जाते हैं, क्योंकि इंडिया में आके काम करने का रीजन ही उनका ये है ताकि कमाएं और अपने घर लेके जा सके। तो दो तरह की चीजें हो रही है, इंडिया बाहर से कमा रहा है, बाहर के लोग इंडिया से कमा के लेके जा रहे हैं। तो इसका नेट फिगर निकालना पड़ता है 1 और 2 का। वो नेट फिगर होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इन दोनों का डिफरेंस होता है। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे आएगा भाई? तो देखो भाई ध्यान से, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल्स टू जो भी हमने बाहर से कमाया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उससे लेंगे और माइनस कर देंगे भाई फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जनरली ये माइनस में ही चलता है, क्योंकि इंडिया बाहर से इतना नहीं कमाता जितना जो इंडिया है ना वो बाहर वालों को दे देता है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये आएगा आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देख लो भाई लोग ध्यान से, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। यहां तक लिख लो एक बार सब लोग। यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है NFIA, नेफा इक्वल्स टू फीफा। फीफा सुना है ना आपने, फीफा स्पोर्ट्स, फीफा माइनस फीटा। इसको ये शॉर्ट फॉर्म में मैं बुलाता हूं, तुम लोग भी बुला सकते हो, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। लिख लिया इतना। ये माइनस करने के बाद हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आता है, जो मैंने फुल फॉर्म में भी लिख रखा है। यानी फाइनली जब मैं इतनी ऊपर जाता हूं और देखता हूं कि मेरा डोमेस्टिक से नेशनल कैसे आएगा, तो डोमेस्टिक मतलब सिर्फ मैंने इंडिया की इनकम जोड़ी है, बाहर से कमाई हुई इनकम अभी तक मैंने जोड़ी नहीं है। तो जब नेशनल मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की इनकम भी जोड़ लो जो तुमने बाहर से कमाई है, यानी डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी प्लस NFIA। ग्रॉस से नेट जाते हुए माइनस डेप, डोमेस्टिक से नेशनल जाते हुए प्लस NFIA, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब अगर आपने कभी इस बेचारे P पे ध्यान दिया हो, जिस पे अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं, आराम से सुनिएगा। P मतलब प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट कुछ नहीं डिनोट करता, ये बेचारा डिनोट करता है आउटपुट को ही। इसका सिर्फ एक रीज़न है यहाँ होने का, प्रोडक्ट मतलब ये वो इनकम है जो आपके आउटपुट से प्रोड्यूस हुई है, जो आपके आउटपुट से आपको अर्न हुई है, इसलिए ये प्रोडक्ट यहाँ पे रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट इज़ द सिनोनिम फॉर आउटपुट। आउटपुट का दूसरा रूप है प्रोडक्ट, चाहे आप आउटपुट बोल लो चाहे प्रोडक्ट बोल लो। जैसे ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी इतनी मेहनत का एंड प्रोडक्ट है, जो हम अंग्रेजी यूज़ करते हैं। सो प्रोडक्ट इज़ बेसिकली आउटपुट ओनली, नथिंग एल्स। नाउ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में लगे होते हैं भैया टैक्सेस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मार्केट प्राइसेस में टैक्सेस लगे होते हैं, और वो टैक्सेस जो होते हैं वो कहलाते हैं एक्चुअल में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो निकाले जाते हैं वो निकाले जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करके। मैं आपको यह भी समझा देता हूं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज क्या होते हैं। आपको GST वगैरह तो पता ही होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो है जो आपको प्रोडक्ट के ऊपर लगाने होते हैं। इसका एग्जांपल भी देना पड़ेगा, मैं ऐसे कैसे समझा दूं आपको। आपने 100 रुपए एक प्रोडक्ट की प्राइस रखी, ये सब कुछ मिला के है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप इसको मार्केट में बेचना चाहते हो तो आपको 110 रुपए का बेचना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट के पीछे जब आपने कभी भी लिखा हुआ देखा होगा तो उसमें लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी इसके अंदर सारे टैक्सेस इंक्लूडेड हैं। तो यानी मार्केट में वो 110 रुपए का होता है जो आपको सरकार को टैक्सेस देने होते हैं। यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस ये होते हैं जो एडिशनल 10 रुपए लगे हुए हैं।
माइनस करते हैं सब्सिडीज। अब सब्सिडी का मतलब क्या हुआ मैं वो भी समझा देता हूं। यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ में आई कि बिजनेस का इंक्लूडिंग प्रॉफिट प्रोडक्ट बन रहा था 100 रुपए का, प्रॉफिट मिला के, बिल्कुल बकायदा प्रॉफिट मिला के, लेकिन उस बिजनेस को मार्केट में उसे बेचना पड़ा 110 रुपए का, क्योंकि उसको सरकार को टैक्स भी पे करना है और वो 10 रुपए जो एडिशनल ले रहा है बिजनेस, वो 10 रुपए टैक्स का है। अब आगे बात बढ़ती है, ये सब्सिडीज क्या है। मान लो आप एक 100 रुपए का प्रोडक्ट बना रहे हो प्रॉफिट मिला के, ठीक है भाई, आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया। अब हुआ ये कि यार सरकार बोल रही है कि इसको मार्केट में कम पे बेचो। हमने कहा सरकार से, देखो सरकार जी 100 रुपए हमारा प्रॉफिट मिला के बनता है, ठीक है, परेशान मत करिए आप हमें। ये 100 रुपए का हमारा प्रोडक्ट है, आपने टैक्स बोला है 10 रुपए, हम 10 रुपए का टैक्स चार्ज करेंगे और मार्केट में हमें 110 रुपए का निकालना पड़ेगा। सरकार ने हाथ जोड़ते हुए बोला प्लीज 110 रुपए का मत बेचो, आम जनता के लिए बहुत महंगा हो जाएगा। एक काम करो, हर यूनिट जो आप बेचते हो 110 रुपए की, उसके लिए सरकार आपको 20 रुपए देगी हर एक यूनिट के लिए। प्लीज हर एक यूनिट को मार्केट में 90 रुपीज की बेच दो। हमने कहा ओके, अगर आप हमें पे करना चाहते हो 20 रुपए खुद से, सरकार दे रही है ये फॉर्म को, ध्यान देना, सरकार कंपनी को दे रही है ये 20 रुपए, ये कहते हुए कि प्लीज मार्केट में सस्ता बेचो। क्योंकि आप सरकार की जब पूरी बात मानते हुए चल रहे थे तो आप देख रहे थे 100 रुपए की चीज है, 10 रुपए का प्रॉफिट, 10 रुपए का टैक्स जोड़ना है, तो ये हमारा 110 रुपए का प्रोडक्ट होता है। सरकार बेचारी बोलती है कि नहीं 110 रुपए का मत बेचो, ये एसेंशियल आइटम है, हर एक इंसान खरीदना चाहता है और उसकी जेब में भारी पड़ेगा, 20 रुपए हर यूनिट का हमसे ले लो और मार्केट में 90 रुपीज का बेचो। तो मार्केट प्राइस तो उसकी 90 पहुंच गई ना, इसलिए सब्सिडी माइनस करते हैं। जैसे मैंने यहां पे माइनस की सब्सिडी, क्योंकि मार्केट प्राइस फिर उसकी 90 रुपए ही रह गई, क्योंकि आप मार्केट में उसे 90 रुपीज में ही बेच रहे हो, इसलिए सब्सिडी को माइनस किया जाता है। क्या ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो कृपया करके यस टाइप कर दें, मैं आपके लिए ही इंतजार कर रहा हूं। ठीक है यार, एक बार फिर से आइए डिमांड, तो मैं एक बार फिर से जरूर बताऊंगा। आपने एक प्रोडक्ट तैयार किया, 100 रुपए का बनाया, आपने तैयार किया, यानी 100 रुपए के अंदर आपकी पूरी कॉस्ट इंक्लूडेड थी। मान लो आपका एक तरीके से प्रोडक्ट देखा जाए यार, ये 100 रुपए के अंदर मान लो 80 रुपए का बनकर तैयार हो रहा था, आपने 20 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा और आपने मार्केट में प्राइस दिखा दी 100 रुपए की। 80 रुपीज का आपका प्रोडक्ट था, 20 रुपीज का प्रॉफिट जोड़ा आपने उसमें, 100 रुपीज का आपका एक्चुअल प्रोडक्ट हो गया। सरकार बोलती है भैया टैक्स ऊपर से जोड़ा जाएगा, तो आपने सरकार के लिए 10 रुपए का टैक्स और ऊपर से जोड़ दिया, क्योंकि बिना टैक्स चार्ज किए आप बेच नहीं सकते मार्केट में, तो उसकी MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होती है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, आपने लिखा देखा होगा मार्केट में, ऐसा कुछ लिखा रहता है यार, ऐसा कुछ लिखा रहता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, देखा होगा आपने। तो मार्केट में एक्चुअल में होना उसकी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस जो प्राइस है वो इतनी होना चाहिए, 110 रुपए। जैसे ही आपने ये 110 रुपीज़ की MRP दिखाई, सरकार चिंता में आ गई, क्योंकि सरकार जानती है कि जो आप आइटम बेच रहे हो वो एक नेसेसिटी आइटम है, यानी हर इंसान खरीदेगा, लेकिन उस हर इंसान को 110 रुपए देना भारी पड़ सकता है, क्योंकि हमारे भारत में अमीर लोग हैं तो साथ साथ में गरीब लोग भी हैं। तो भारत सरकार ने आपसे बोला, कंपनी से बेसिकली, कि यार प्लीज़ यार 110 रुपये बहुत महंगा हो जाएगा, 110 रुपये का मत बेचो, एक काम करो हमसे हर यूनिट का 20 रुपये ले लो और मार्केट प्राइस उतने से कम कर दो। हमने कहा ठीक है, हमें तो 110 रुपये टोटल में चाहिए ना, तुम अगर 20 रुपये खुद से सरकार देने को तैयार है कंपनी को, तो ठीक है, सरकार से मिल रहा पैसा कौन मना करेगा। कंपनी ने बोला ठीक है, कंपनी ने वो 20 रुपये माइनस कर दिए, क्योंकि वो 20 रुपये कंपनी को ऑलरेडी गवर्नमेंट से मिल चुके हैं, यानी कंपनी अब आसानी से मार्केट में 90 रुपीज़ का प्रोडक्ट बेच सकती है, क्योंकि बाकी 20 रुपये उसे गवर्नमेंट से ऑलरेडी मिल रहे हैं, यानी 90 रुपीज़ मार्केट में बेचने वाला प्राइस हो गया अब किसका, उस पर्टिकुलर कंपनी का। तो इसलिए हमने सब्सिडी माइनस की, क्योंकि हमें उतना पैसा सरकार से मिल चुका है, इसलिए सब्सिडी माइनस हो रही है। और टैक्स को ऐड क्यों किया, क्योंकि टैक्स हम मार्केट से कलेक्ट कर रहे हैं। तो हाँ भाई, मार्केट में टैक्सेस और सब्सिडीज आते ही आते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, मैंने आपको इतना क्लियर कर दिया। तो चलो मैं इसको एक अलग तरीके से बता देता हूं फाइनली तुम लोगों को, क्योंकि इतना समझ में आ चुका है। तो भैया ग्रॉस से अगर नेट जाते हो तो मैंने आपको सिखाया माइनस डेप होगा,
ठीक है भाई, ये मैं आपको सिखा चुका। फिर मैंने आपको सिखाया डोमेस्टिक से अगर नेशनल जाओगे तो आपको NFIA प्लस करना पड़ेगा भाई। मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा डीप हो गया मेरे पास जगह ही नहीं बचेगी ऐसे तो लिखने की भाई। हाँ भाई, तो मैं फिर से लिख रहा हूँ, ग्रॉस से अगर आप नेट जा रहे हो तो आपने माइनस डेप किया, और सॉरी डोमेस्टिक से अगर आप नेशनल जा रहे हो तो आपने प्लस NFIA किया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस किया, बाहर की इनकम को प्लस किया। फिर प्रोडक्ट ये शो करता है, यहाँ पे ये है कि प्रोडक्ट बताता है कि आप एक्चुअल में आउटपुट से अर्न कर रहे हो, आप आउटपुट के थ्रू अर्निंग कर रहे हो। लास्ट आता है MP, जिससे आपको FC जाना है, फैक्टर कॉस्ट जाना है। MP में आपके प्लस हो जाते हैं जितने भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, क्योंकि मार्केट प्राइस में टैक्सेस होते हैं, क्योंकि आपने प्रोडक्ट के पीछे लिखा हुआ देखा है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस का मतलब इसमें सारे टैक्सेस ऑलरेडी एडेड हैं। तो जब आप MP से FC जाते हो तो जो भी मार्केट के टैक्सेस हैं आपको उनको सबको हटा देना पड़ता है, यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आते आते सारे टैक्सेस माइनस हो जाते हैं। जैसे डोमेस्टिक से नेशनल आते हुए NFIA ऐड हो रहा है, ग्रॉस से नेट आते हुए डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है, ऐसे ही मार्केट प्राइस से FC का मतलब है फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री की कॉस्ट। तो फैक्ट्री की कॉस्ट तक आते आते जो भी टैक्सेस हैं वो सारे माइनस हो जाते हैं। अब काफ़ी लोग ये पूछना चाहेंगे कि टैक्सेस को माइनस करने का लॉजिक क्या है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पे जब आप नेशनल इनकम निकालते हो तो फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम निकालने का मतलब है आप बता रहे हो व्हाट यू हैव पेड फॉर द लैंड, what you have paid for the labor, what you have paid for the capital and what you have paid for the entrepreneurship। इन चीज़ों का आपने क्या क्या पेमेंट किया है वो सब जोड़ के फैक्टर कॉस्ट बनती है। यानी आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ी रेंट की, सैलरीज एंड वेजेस पे करनी पड़ी आपको, जो भी लोगों से आपने काम करवाया, अगर आपने लोन लेके रखा तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा, और जो एंटरप्रेन्योर है उसने अपना प्रॉफिट भी उसके अंदर जोड़ा एक तरीके से। ऑब्वियसली गुड्स जो है वो प्रॉफिट बेचे बिना नहीं, प्रॉफिट ऐड किए बिना नहीं बेचे जा सकते हैं। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों चीजें फैक्टर कॉस्ट के अंदर ऐड हुई। इसका मतलब यही हुआ कि फैक्टर कॉस्ट बताता है कि एक प्रोडक्ट को जो बनाया गया उसमें एरिया चाहिए था जिस एरिया में प्रोडक्शन हुआ, लेबर चाहिए था जिन लोगों ने प्रोडक्शन किया या चीज़ों का ख्याल रखा, लोन जो लिया था उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ा, और वो एंटरप्रेन्योर की स्किल लगी, बिजनेस माइंड लगा, जिसने एक ब्रांड बनाया है आज की तारीख में, उसको हमने प्रॉफिट दिया। यानी फैक्टर कॉस्ट के अंदर ये जो चारों चीज़ें आई ये एक तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, और इसी को नेशनल इनकम बोला जाता है। टैक्स एक तरीके से फ्री की इनकम होती है, और उस फ्री की इनकम को माइनस कर दिया जाता है फैक्टर कॉस्ट में आने पे, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट वही कॉस्टिंग शो करती है। ध्यान देना, फैक्टर कॉस्ट वही कॉस्टिंग शो करती है जिसने एक्चुअल में प्रोडक्शन में हेल्प किया। टैक्स प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता, इसलिए उसको हटा दिया जाता है। NFIA को प्लस क्यों किया जाता है? क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालते वक्त हम ये बताते हैं कि इंडिया में जिन लोगों ने प्रोडक्शन किया और इंडिया के बाहर जिन लोगों ने प्रोडक्शन किया, सबको मिला के ऐड कर दो। ग्रॉस से नेट में हम माइनस डेप इसलिए करते हैं क्योंकि डेप एक वो कॉस्ट होती है जो कहीं ना कहीं हमारे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को डाउन लेके आ रही है, इसलिए डेप को माइनस कर देते हैं। यानी ग्रॉस से नेट आते हुए डेप माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल आते हुए NFIA प्लस, MP से FC आते हुए NIT माइनस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस, और फाइनली हमारा आंसर आ जाता है। तो फाइनली मैं इसका एक फॉर्मूला लिख देता हूं कि GDP, अगर आपको NNP एट FC निकालना है, जिसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, तो इसको निकालने के तरीका है GDP एट MP जो दिया हुआ हो, उसमें से आप सबसे पहले माइनस करो डेप, उसमें आप प्लस करो NFIA और माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपका आंसर आ जाएगा NNP एट FC का। तो आई होप सबको क्लियरिटी आ गई होगी। आज जो जो चीज़ें मैंने समझाई, मैंने एक बेसिक फॉर्मूला बताया आपको, और हमने डिस्कस किया कि कैसे चीज़ें होती हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आज की क्लास के अंदर। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको 100% चीज़ें बताऊं और मज़ा आ जाए आपको सारी चीज़ें सुन के, ऐसा लगे कि यार हाँ क्लास में कुछ ऐसा फ्रूटफुल सीखा, एंड यू फील हैप्पी एंड यू आर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। दिस इज़ माई गोल हर क्लास का। सो दिस 1 घंटे के पीछे बहुत घंटों की मेहनत रहती है ताकि तुम लोगों को बहुत अच्छा फील हो। तो यार चलो नेक्स्ट क्लास में मिलना होगा।
कल मिलेंगे इकोनॉमिक्स के साथ। तो थैंक यू सो मच यार अगेन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और कल हम इसके आगे का करेंगे। थोड़े बहुत बेसिक मैं आपको थोड़े वर्क भी करवाऊँगा, थोड़ा काम भी करवाऊँगा, थोड़ी चीज़ें भी करने को दूंगा ताकि थोड़ी क्लास और इंटरेक्टिव बने। आई होप लाइव सेशंस आपको अच्छे लग रहे होंगे एंड मैं चाहूँगा कि अपन साल भर में एक ऐसा बेस बिल्डअप करें कि कोई हिला ही ना पाए। तो चलो यार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।